मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रूस यूक्रेन संघर्ष और शांति के लिए वैश्विक प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। रूस यूक्रेन संघर्ष का एक वैश्विक कूटनीतिक अध्याय शुरू इस तरह से हो चुका है कि हमने देखा हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में एक खास चर्चित बैठक रही और कल ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की एक विशेष बैठक रही। तो ये जो बैठकें हैं और संभावित एक जो खास बैठक जिसकी संभावना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका की एक मध्यस्थ के रूप में भूमिका की एक खास बैठक हो सकती है। तो ये क्या संदेश दे रहे हैं और किस तरह से रूस यूक्रेन संघर्ष जिसके अलग अलग दृष्टिकोण हो, चाहे वो रूस का दृष्टिकोण हो, यूरोपीय देशों और यूक्रेन का दृष्टिकोण हो और अमेरिका का एक दृष्टिकोण हो, वो क्या एक आगे आने वाले समय में चीजें तय कर रहा है, इस पूरे मसले पर आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं कल की ही खास बैठक से चर्चा की शुरुआत करूंगा जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय नेताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बैठक थी उसमें तीसरा पक्ष शामिल नहीं था, लेकिन कल एक और खास बैठक हुई। तो ये जो रूस यूक्रेन संघर्ष अब एक मंच पर दिख रहा है, बातचीत के मंच पर, इसको आप कैसे देखते हैं और खासतौर पर जो अमेरिका इसमें अगुवाई की जो कोशिश कर रहा है, अपना एक स्थान बताने की कोशिश कर रहा है, उसको भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अहम मुद्दा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का करीब 3.5 साल हो गए हैं और अभी तक बमबारी चल रही है दोनों तरफ से। रूस की तरफ से बहुत ज्यादा तरीके से और बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत जान गई है, बहुत यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत क्षति पहुंची है, बहुत हानि पहुंची है। और जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, उनका इलेक्शन हुआ पिछले साल नवंबर में, 20 जनवरी को उन्होंने अपना ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण की और उन्होंने कहा था जो मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा तो 24 घंटे के अंदर मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा। तो अब करीब 6 महीने से ऊपर हो गए हैं उनको राष्ट्रपति बने हुए। उसके बीच में वो प्रयास करते रहे हैं किसी प्रकार से जो ये युद्ध खत्म हो जाए या पहले कोई अस्थाई सीज फायर हो जाए जिससे कि बातचीत चल सके, जो कैसे इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है, कैसे एक पीस डील बनाई जा सकती है, शांति दोनों देशों के बीच में बनाई जा सकती है। हालांकि यूक्रेन ने इसमें हामी दी थी, अपनी समर्थन किया था, परंतु रूस ने हमेशा ऐसी कुछ कंडीशंस लगा दी, ऐसी कुछ बातें कही जो इनको पहले स्वीकारना जरूरी होगा, इससे पहले कि कोई सीज फायर वहां पर हो सके, टेम्पररी संधि भी वहां पर हो सके। तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अभी मुलाकात हुई है, जिसका आपने कमल जी अभी जिक्र किया, वो है 2 दिन पहले 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में अलास्का में समिट हुआ। ये बहुत सालों बाद समिट हुआ, करीब 10 साल बाद जो राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की धरती पर आए और उन्होंने बातचीत की। और उसी को फॉलो अप करते हुए उसको डीब्रीफिंग के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में कल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बुलाया, उनसे बातचीत की, उनको बताया जो उनकी क्या बातचीत हुई है राष्ट्रपति पुतिन से। और करीब 7 यूरोपीय नेता भी उन्होंने आमंत्रित किए, जिसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, यूके के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, फिर उर्सुला वॉन डर लेयन जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे को बुलाया और फिनलैंड के राष्ट्रपति को भी बुलाया। उनसे भी बातचीत हुई और उनको पूरी तरीके से उन्होंने ब्यौरा दिया जो क्या राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है। और इसमें अगर आप मुझे इजाजत दे, 2 बातें मैं इसमें कहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, या 3 बातें, बहुत जल्दी में इनको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो जो यूक्रेन की सबसे बड़ी मांग रही है, जो हमको सिक्योरिटी गारंटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि जब युद्ध अंत हो जाएगा तो हमको ये बिल्कुल इस प्रकार की गारंटीज होनी चाहिए जो रूस हमारे ऊपर दोबारा से आक्रमण नहीं कर पाएगा। अगर आक्रमण करेगा तो उसका जवाब उसको दिया जाएगा। तो उसमें
नेटो के देश, अमेरिका के देश, इसीलिए वो नेटो की सदस्यता भी यूक्रेन चाहता था। तो इसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है वो यूरोपियन देश हैं। यूरोपियन देश चाहते हैं यूक्रेन को सुरक्षा देना। पहले रूस इसको मानने के लिए तैयार नहीं था, परंतु अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जब उनकी बातचीत हुई तो राष्ट्रपति पुतिन भी मान गए हैं जो यूक्रेन को सुरक्षा दी जाएगी। दूसरी बात थी जो वहां पर सीज फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या पहले कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील बननी चाहिए। तो राष्ट्रपति ट्रंप जब गए थे मीटिंग के लिए, उन्होंने कहा था एक पहले सीज फायर होना चाहिए, परंतु अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से बात करके उन्होंने अपना ये रुख बदल दिया और उन्होंने कहा जो सीज फायर की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यूरोपीय देश जो है और यूक्रेन है वो भी चाहते हैं जो इसमें सीज फायर जरूर किसी न किसी प्रकार का होना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने कहा, जो ये मुलाकात होनी चाहिए राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, और उसके बाद वो राष्ट्रपति ट्रंप भी उस मीटिंग में उनके साथ मिल सकते हैं। तो ये तीन बातें थी बहुत महत्वपूर्ण जो उन्होंने बताई, और उसके ऊपर ही उनके बीच में कल बातचीत हुई। जी, तो ये जो अलग अलग पक्ष हैं एम्बेसडर सज्जनहार, एक तो रूस का पक्ष, यूक्रेन और यूरोपीय देशों का पक्ष, लेकिन अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि एक मध्यस्थ के रूप में वो सामने आए। तो किस तरह से आपको लगता है कि जो अलग अलग पक्ष हैं उनको साधने में अमेरिका अपनी जो अगुवाई की कोशिश कर रहा है उसको कर सकेगा? और ये थोड़ा सा संक्षेप में और आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं भी आप कि जो वर्तमान परिस्थिति है, जो अलग अलग दृष्टिकोण था, वो क्या कुछ थोड़ा बहुत उसमें लचीलापन आ सकता है, चाहे वो रूस का पक्ष हो, यूक्रेन और यूरोपीय देशों का पक्ष हो, और जो अमेरिका का जो एक रुख रहा है, वो सब तीनों चीजें अगर हम देखें तो? जी देखिए, मुद्दा बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। इसको अगर देखा जाए, सबसे पहले तो जो बात आती है यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप की, और उसमें रूस ने कहा है जो यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। अमेरिका भी रूस के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ इसमें वो का भी मत इसमें शामिल है जो यूक्रेन को नहीं मिलनी चाहिए नेटो की सदस्यता, परंतु वो न होते हुए भी ऐसी सिक्योरिटी गारंटीज देनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता किस लिए चाहिए? वो चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। तो ऐसी सुरक्षा गारंटीज उनको देनी चाहिए जिससे कि उनकी सुरक्षा बिल्कुल एकदम बरकरार रहे। दूसरा बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, वो है टेरिटरी का। मीटिंग से पहले, अलास्का समिट से पहले, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था जो एक टेरिटरी स्वैप होगा, मतलब जो कुछ टेरिटरी जो यूक्रेन को मिलेगी, कुछ टेरिटरी रूस को मिलेगी। परंतु अब यूक्रेन को तो कोई भी टेरिटरी, कोई भी ऐसी जगह मिलने की कोई वो नहीं उम्मीद नहीं है, परंतु रूस ने एक तो क्राइमिया को ले लिया है 2014 में। उन्होंने एक वहां पर रेफरेंडम कराया और उन्होंने कहा ये सब जो लोग हैं रूसी वंश के लोग हैं, रूस मूलतः उनकी एथनिसिटी है और वो सभी रूस के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो 2014 में उन्होंने क्राइमिया को ले लिया। दूसरा उन्होंने कहा जो डॉनबास रीजन है, जो दो प्रोविंसेस हैं, ईस्टर्न प्रोविंसेस, पूर्व प्रोविंसेस, वो है लुहांस्क और दोनेत्स्क, उसमें रूसी लोग रहते हैं। रूसियों पर बहुत अत्याचार किया है यूक्रेन ने, तो वो भी अब रूस के पास हो जाना चाहिए। काफी हद तक रूस ने ये डॉनबास रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया है। लुहांस्क तो पूरा ही करीब 100% ले लिया है और दोनेत्स्क भी करीब 70% ले लिया है। उसके अलावा सितंबर 2022 में कमल जी, इन्होंने, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था जो इन दो प्रोविंसेस के अलावा हम दो प्रोविंसेस और अपने साथ हम सम्मिलित करते हैं, शामिल करते हैं, रूस के साथ मिलाते हैं। एक है जापोरिजिया और दूसरा है खिरसोन। वहां पर लड़ाई चल रही है पिछले 3-3.5 साल से और वहां भी काफी अंश रूस ने ले लिया है, परंतु पूरी तरीके से अभी तक उसमें रूस का कब्जा नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र हैं, जैसे सुमी है, खार्किव है, जहां पर युद्ध चल रहा है। ओडेसा के ऊपर भी बहुत ज्यादा हमले होते हैं, परंतु वो अभी पूरी तरीके से रूस के कब्जे में नहीं आए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो इसमें टेरिटरी में, इस क्षेत्रफल में रूस को कितना मिलेगा। रूस कहता है जो मेरे पास
अब टेरिटरी है, डोनेट्स्क और लुहांस्क तो मेरे पास पूरी तरीके से आना चाहिए। और यूक्रेन कहता है जो ये तो टेरिटरी को देने का मामला है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसके बिना इसको बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये तो हम किसी हालत में टेरिटरी नहीं दे पाएंगे। तो ये देखिए बड़े पेचीदे मुद्दे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है जो कुछ तो टेरिटरी जो रूस ने ले ली है वो यूक्रेन को मानना पड़ेगा, जो वो रूस को दे दी जाएगी। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला है। और जो यूरोपियन देश हैं, कमल जी आखिरी बात में मैं इसमें यही कहूंगा, यूरोपीय देश जो चाहते हैं वो कहते हैं जो यूक्रेन की सुरक्षा यूरोप की सुरक्षा से बिल्कुल मिली हुई है, क्योंकि अगर हमने यूक्रेन की जो टेरिटरी है, जो उसकी संपत्ति है, वो अगर हमने रूस को दे दी तो इसका मतलब ये बड़ा संदेश जाएगा पूरे विश्व में, जो कोई भी बड़ा शक्तिशाली देश किसी छोटे देश के ऊपर हमला करके उसकी धरती को वो अपने साथ मिला सकता है और पूरा विश्व उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। और वो समझते हैं जो अगर यूक्रेन में एक जस्ट पीस नहीं हुई तो फिर ये सब खतरा, सुरक्षा का खतरा, ये और यूरोपीय देशों के सिर पर भी मंडराता रहेगा। जी, तो अगर पुतिन और जेलेंस्की की एक बातचीत, जो संभावित बातचीत है, अगर वो एक मंच पर होती है तो उसमें आपके आकलन से क्या हो सकता है? जो यूरोपीय देशों की सीज फायर की मांग है, क्या वो एक संभावना हो सकती है? जो या प्रस्तावित समझौते हैं उन पर कुछ रुख स्पष्ट हो सकता है, तो आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ शुरुआत से जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, जो यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, ये वाली जो प्रोविंसेस हैं हमारे साथ रहनी चाहिए, क्राइमिया का जो क्षेत्र है हमारे साथ रहना चाहिए, यूक्रेन में टोटल डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, उसमें मैं देखता हूँ बहुत ही कम फेर बदल आया है। वो इसके ऊपर बिल्कुल अड़े रहे हैं। तो अब इसके ऊपर नेगोशिएशन का तो मतलब यही होता है जो कुछ लेन देन की बात हो, परंतु यूक्रेन के लिए भी ये बहुत बड़ा असमंजस की बात होगी, बहुत मुश्किल बात होगी, क्योंकि 3.5 साल युद्ध हो गए हैं, उन्होंने इतना नुकसान झेला है। मेरे विचार से जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो यूरोप और अमेरिका ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी गारंटीज दे जो आगे चलते हुए यूक्रेन की सुरक्षा पूरी ठोस हो, वही हम उम्मीद कर सकते हैं। जी, और रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर शुरुआत से ही भारत ने शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान की पैरवी की है, और हम आपसे समझना चाहेंगे आखिर में कि भारत इस वर्तमान स्थिति को कैसे देख रहा है, और साथ ही पूरे विश्व के सामने इस वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष की जो कूटनीतिक एक समाधान की स्थिति चल रही है या प्रयास चल रहे हैं, वो कैसे देखे जा सकते हैं? हमने शुरू से कहा है जो दोनों देशों को मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ये युद्ध का दौर नहीं है, ये शांति का दौर है, और डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसको सुलझाना चाहिए। और जब भी कभी जरूरत पड़ी है, जैसे ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जब हमले हो रहे थे, तो भारत ने दोनों पक्षों से बात की, क्योंकि भारत मेरे विचार से केवल एक देश होगा या बहुत कम देशों में से होगा जो कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों से अच्छे संबंध है और अच्छे हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ी है, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, ब्लैक सी से ग्रेन एक्सपोर्ट्स के, उनके में हमने सहायता की है। और हम हमेशा से यही कहते रहे हैं। आपको याद होगा, आपके सभी सुनने वालों को याद होगा, सितंबर 2022 में जब राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की समरकंद में, तो हमने कहा था जो ये डायलॉग डिप्लोमेसी से इसको सुलझाना चाहिए। तब पश्चिम के देश नहीं इसमें मानते थे, वो समझते थे जो युद्ध से उनको अपना जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, वो प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। अब वो बातचीत के मेज पर आने के लिए तत्पर हैं। तो पूरा विश्व चाहता है जो ये युद्ध खत्म होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सज्जनहार, आप कार्यक्रम में जुड़े और रूस यूक्रेन संघर्ष की जो वर्तमान स्थिति है, परिदृश्य है, उस पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत की। बहुत धन्यवाद कमल जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे रूस यूक्रेन संघर्ष और शांति के लिए वैश्विक प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।